दोस्तों, मित्रों, साथियों, मैथिली शरण गुप्त जी का नाम तो आपने सुना ही होगा। से कहते हैं डॉन का नाम तो सुना ही होगा। तो कह सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त भी हिंदी साहित्य की परंपरा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। और 1886 में उनका जन्म होता है और 1964 में उनकी मृत्यु होती है। काफ़ी लंबा जीवन जिया इन्होंने और उनके निर्माण में महावीर प्रसाद द्विवेदी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। चीरगांव झांसी में जन्म हुआ था। गांव की सरलता, बहुत सिंपल जीवन। और आप उस युग को याद कीजिए जब समय आज़ादी का समय था। सब लोग आज़ादी की लड़ाई में अपना हर तरह से हस्तक्षेप कर रहे थे, अपना योगदान दे रहे थे। मैथिली शरण गुप्त ने भी अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से इस काम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कह सकते हैं कि इस यज्ञ में आहुति दी उन्होंने। और सच में गुप्त जी जैसे सिंपल सरल रचनाकार आज के ज़माने में कहाँ मिलते हैं। अगर आप उस युग की कल्पना कर पा रहे हैं कि जब सब कुछ कागज़ में चल रहा था, इंटरनेट का ज़माना नहीं था, कुछ भी नहीं था और ब्रिटिश हुकूमत का ज़माना था, और कैसे आपको उन चीज़ों का सामना करना था, गरीबी, अभाव, जीवन के तमाम दुख, संसाधनों की कमी, फिर भी उस युग के लोग बड़ी जिजीविषा के धनी थे। जीवन की तमाम विपरीत परिस्थितियों का सामना बड़े साहस, बड़ी ईमानदारी और बड़ी सच्चाई से करते थे। तो गुप्त जी के साथ भी कुछ ऐसा ही था। द्विवेदी जी में आर्य समाज मिलिटेंसी थी, तो गुप्त जी वैष्णवी विनम्रता थी। उन्हें साधारण शिक्षा प्राप्त हुई थी। उन्हें देखिए संस्कृत, बांग्ला, उर्दू इन भाषाओं का ज्ञान था। धर्म में विशिष्ट देवतावादी थे। गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे। देखिए गांधी की आप कितनी भी आलोचना करें, लेकिन उस ज़माने में जितने लोग गांधी से प्रभावित हुए होंगे, शायद मनुष्य के इतिहास में ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जिसने इतना अधिक लोगों को प्रभावित किया होगा। वो किस प्रकार से बड़े से बड़ा आदमी, छोटे से छोटा आदमी भी गांधी जी की सिंपल जीवन थॉट से, उनकी जीवन शैली से प्रभावित होकर के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार था। ये गांधी का जलवा ये था। बाकी गांधी में तमाम तरह की कमियां हो सकती हैं। उनमें एक इंसान के ह्यूमन बींग थे, वो भी तो कमियां तो होगी उनमें, जाहिर सी बात है। लेकिन जिस प्रकार का राष्ट्रीय नेतृत्व, जिस प्रकार का वो लोगों को चुंबकीय तरीके से आकर्षित करते थे, क्योंकि उनका जीवन इतना सिंपल था। जब आप खुद अपने जीवन में जो कुछ कहते हो, कर रहे होते हैं ना, तो लोगों को प्रभावित करना, लोग जल्दी आपसे प्रभावित होंगे। आप सिर्फ कहते हैं और करते नहीं हैं, तो आपसे कौन प्रभावित होगा? आपकी बात कौन मानेगा और क्यों मानेगा वो? लेकिन गांधी जी के साथ ऐसा नहीं था। गांधी जी ने जो कुछ जीवन में कहा या किया, उसको उन्होंने खुद अपने जीवन में उतारा, तो वो सब प्रभाव उनके ऊपर था। उनकी पहली कविता 1905 हेमंत में प्रवास, हेमंत नाम से 1905 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। फिर द्विवेदी जी ने उन्होंने प्रोत्साहन दिया, लगातार अपनी कविताएं लिखी। लघु का खंड काव्य 1909 में रंग में भंग आया, है ना। फिर बाद में वो लगातार लिखते रहे। 1913 में उनका भारत भारती जो महत्वपूर्ण काव्य आया। उसके बाद समझिए कि लगातार लिखते ही रहे। थोड़ी तबीयत खराब है आज। उसके बाद देखिए 1931 में उनका सबसे फेमस महाकाव्य आया था साकेत। साकेत का नाम कहते हैं अयोध्या को। तो पूरी राम के जीवन को लेकर किस प्रकार से आधुनिक राष्ट्रवाद में वो नायकत्व की खोज करते हुए आगे बढ़ते हैं, और पूरी भारतीय परंपरा को कह सकते हैं कि उसमें समेट रहे हैं। भारत भारती के प्रकाशन के मध्यवर्ती काल में उनकी अनेक रचनाएं छपी। शकुंतला, पंचवटी, त्रिपथा, गुरुकुल, झंकार आदि। पंचवटी को छोड़े शेष रचनाओं में राजनीतिक वैतालिक प्रतीत होता है, क्योंकि देखिए उस ज़माने के हर रचनाकार के सामने ये राष्ट्रीय आज़ादी का जो आंदोलन था, उसका इन्फ्लुएंस उसके पास होना ही था उसके अंदर। आप अगर उस युग के किसी भी रचनाकार को समझना चाहते हैं या समझ रहे हैं, तो इस फ्रीडम मूवमेंट को हमेशा याद रखेंगे, तो उसकी रचनाधर्मिता को, उसकी चेतना को, उसकी कविता, उसकी कहानी और उसकी जीवन शैली, उन तमाम चीज़ों को आप बड़े आसानी से समझते चले जाएंगे और आपको एग्ज़ाम में लिखने में बड़ी आसानी होगी। क्योंकि कोई भी रचनाकार अपने युग के उस प्रभाव से वंचित नहीं रह सकता है। अगर वो प्रभाव से वंचित रहेगा तो इस प्रकार की प्रभावशाली रचना कभी नहीं लिख सकता है। तो गुप्त जी के साथ भी कुछ ऐसा ही था। गुप्त जी ने भी लिखा। फिर देखिए गुप्त जी एक साधक कवि का, कवि क्या साधक कवि मतलब लगातार साधना करने वाला कवि, उनको लगातार लिखता रहा है।
उनकी साधना की चरमों उपलब्धि साकेत में है। इसमें उसका अपना समय समग्र चित्रित है। द्विवेदी युग की निमित्ता, आदर्श नवजागरण, पुनरुत्थान का अंतर्विरोध। 1908 में सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता शीर्षक एक लेख लिखा था, जो रविंद्रनाथ टैगोर के लेख काव्य में उपेक्षिताएं से प्रभावित था। गुप्त जी को साकेत लिखने की प्रेरणा इसी से मिली थी। देखिए, उन्होंने किसी और नाम से लेख लिखकर छपाया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, और तब गुप्त जी ने उससे प्रेरणा लेकर के उन्होंने लिखा है कि जो उर्मिला है, जो कि लक्ष्मण की पत्नी है, महाकाव्यों में सीता को और बाकी तमाम पात्रों को स्थान दिया गया, लेकिन उसको स्थान नहीं दिया गया, उसको भी सम्मान मिलना चाहिए। तो इसी को लेकर उन्होंने लिखा और इस पर विस्तार से उन्होंने लिखा है। तो ये अलग विषय है, अलग इस पर बहस करने का विषय है। साकेत में गुप्त जी ने पारंपरिक प्रबंध काव्य की रूप पद्धति को तोड़ा। तो तुलसीदास का जो महाकाव्य लिखने का जो नैरेटिव था, उसको तोड़ करके उन्होंने आधुनिक भाषा में और आधुनिक कॉन्सेप्ट के साथ इसको रचा, इसलिए भी इसका ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। इसको भी याद रखना होगा, क्योंकि जब युग बदलता है तो युग बदलने के साथ साथ ही युगबोध भी बदल जाता है, और जब युगबोध बदलता है तो रचना का दृष्टिकोण बदलता है। जैसे कहा है कि मुक्तिबोध ने कहा था ना कि मध्यकाल का क्या था, सच्चित आनंद था बोध, लेकिन आधुनिक काल का क्या है, सदचित वेदना। कि कवि अपने समय के समाज और समय के दर्द को कितना गहराई से महसूस कर सकता है, वही कवि महान है, या वही कवि अपने युग का सच्चा चित्रित करने वाला है, अपने युग का सत्य को। जो कवि सिर्फ और सिर्फ ऊपर से अपने दर्द को चित्रित कर रहा है, वो अपने युगबोध को, अपने समय की वास्तविकता को चित्रित करने का काम नहीं कर सकता, या उसके अंदर वो क्षमता नहीं है। ऐसा मुक्तिबोध अपनी रचनाओं में कहते हैं कि जो आधुनिक काल का कवि वो सदचित वेदना का कवि है। सदचित वेदना, सच्चे चित्त की वेदना, सच्चे मन से किसी के दर्द को समझना। और भक्ति काल में क्या था कि सदचित आनंद, यानी कि उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको एक आनंद की अनुभूति होगी, वही आपका सच्चा ज्ञान है। तो किस प्रकार से युगबोध बदलता है, युगबोध की चेतना बदलती है, और उसके बाद आप देखते हैं कि फिर गद्य का पूरा साहित्य आता है हमारे सामने, उसने किस तरह से आधुनिक समाज की तमाम विडंबनाओं को चित्रित करने का काम किया। तो इस लिहाज से भी समझ सकते हैं आप। फिर आखिर इस प्रकार के अंतराय की क्या आवश्यकता थी, है ना। तो वो सब चीज़ें आती है हमारे सामने, समझ विस्तार से बाद में आप अलग से पढ़ सकते हैं इसको, मैं इसमें नहीं विस्तार नहीं कर रहा हूँ। उर्मिला के बारे में क्या लिखा है, ठीक है। साकेत का आरंभ से लेकर 8वें सर्ग तक चित्रकूट सभा का एक क्रमबद्ध कथा लेखन चलता है। भारी भरकम 9वां सर्ग उर्मिला के वियोग पे ऊपर है। 10वें सर्ग में उर्मिला सरयू को संबोधित करती है। प्रवाहमान सरयू से अपने जन्म से स्वयंवर तक की कथा प्रवाह को एक फ्लैशबैक स्मृतिचारी से निवेदन करती है। 11वें सर्ग में हनुमान शत्रुघ्न के दंडकारण्य में लक्ष्मण शक्ति लगने तक की कथा का वर्णन है। 12वें सर्ग में साकेतवासी युद्ध की तैयारी करते दिखाई देते हैं। वशिष्ठ द्वारा दिव्य दृष्टि पाकर वे रावण युद्ध देखते हैं। राम का अयोध्या आगमन होता है और उर्मिला लक्ष्मण मिलन हो जाता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो एक भारतीय समाज की जो वास्तविकता है उसको चित्रित करने का काम गुप्त जी कर रहे हैं। और स्त्री के दुख सुखों, आपने पंक्ति सुनी होगी उसके अंदर कि नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। स्त्री के बारे में कि स्त्री किस प्रकार से, फिर आगे आप कामायनी में देखिए कामायनी की चेतना कैसे बदलती है। तो ये एक रचनाकार और युगबोध में परिवर्तन कैसे आता है। जब हम उस परंपरा को समझेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही समझ में आ जाएगी, है ना, कि स्त्री का जीवन क्या है, बस को रोना है ना। लेकिन आधुनिक चिंतन बोध इसको खारिज करता है कि स्त्री का काम सिर्फ वही नहीं है। तो कह सकते हैं कि हर युग का एक बोध होता है, उस बोध के आधार पर रचनाकार लिख रहा होता है। और जब उस बोध के आधार पर कोई रचनाकार लिख रहा होता है तो उसका इफेक्ट होता है उस युग में। लेकिन जैसे ही युगबोध बदलता है, समाज की चेतना बदलती है, उसका महत्व खत्म होकर के उसकी जगह पर एक नई चेतना जो उस युग के अनुकूल है, उस युग की चेतना के अनुकूल है, वो आकर के अपना स्थान ले लेती है और समाज को एक नए प्रभाव में, एक नई गति से संचालित करने लगती है। समझ गए। ये थोड़ा डिस्कोर्स का विषय, विमर्श का विषय है, इसलिए हो सकता है थोड़ा अलग लगेगा आपको, लेकिन ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको खुद को रचनाकार बनना है, आपको किसी रचना की समीक्षा करनी है, उसको समझना है, तो आपके पास कुछ टूल्स होने चाहिए जो कि अपनी युगीन समय और समाज की वास्तविकता को अंकित करते हो, समझाते हो। अगर हम उसको नहीं समझेंगे या उसको नहीं समझ रहे हैं तो फिर हमारे सामने
समस्या आएगी। और आपको मालूम है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की चेतना एक खास तरह की आदर्शवादी चेतना है। उसमें स्त्री को लेकर के बहुत सारी मर्यादाएं हैं, जो मर्यादाएं बाद में आगे चल के धीरे धीरे स्वतः ही टूटने लगती है। और आज का समाज कितना फ्री हो चुका है आप जानते हैं, इस बात को कहने की ज़रूरत मुझे नहीं है। तो ये सब चलता रहता है। और कह सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त उस चेतना को रचना धर्मिता में प्रस्थापित करने का महत्वपूर्ण काम करते हैं, जो सच में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप किताब जब पढ़ेंगे तो समझ सकते हैं। मैं इतना विस्तार से उसमें बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उस चेतना की बात कर रहा हूँ कि कैसे रचनाकार अपने युग की चेतना में स्त्री को लेकर आता है, और कैसे जो वो युग था उसमें समझे कि रचना धर्मिता का लगभग विकास शुरू ही हुआ था। वो उसकी रचना धर्मिता की बाल्यावस्था थी, आधुनिक रचना धर्मिता की, इसलिए उसमें इस प्रकार के विषयों पर लिखा जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे उसमें विस्तार होता चला गया, समय बदलता चला गया, तो बहुत सारे विषय अब हमारे सामने आ गया। अब आजकल बुद्ध धर्म में जो चिवर पहनने वाली महिलाएं थी उनके ऊपर पूरा काम, परंपरा में काम हुआ है, जैन साहित्य में काम हुआ है ना। फिर पूरी वेद पुराण परंपराओं में जो कुछ चित्रण किया गया उसको लेकर माइथोलॉजी पे बड़ा बड़ा काम हो रहा है, वेस्टर्न में हो रहा है, ईस्ट में हो रहा है, मीरा के ऊपर हो रहा है। इस प्रकार के बहुत सारे पात्र हमारे सामने, अक्का महादेवी पर हो रहा है। तो समय के बदलने के साथ किस प्रकार से विमर्श बदलता है, और राष्ट्र राज्य की चेतना जब बदली, उसमें पूरा नया ही नैरेटिव हमारे सामने जब आया, तो उसने कहीं न कहीं हमारे लिटरेचर को, हमारे इतिहास, साहित्य, संस्कृति, समाजशास्त्र की पूरी परंपरा और पूरी थ्योरी को कहीं न कहीं फिर से सवालों के घेरे में खड़ा किया। और जब उसको सवालों के घेरे में खड़ा किया, तो उसके बाद उस पर अलग तरीके से, नए तरीके से डिस्कोर्स होना, नई किताबें लिखना, नए आर्टिकल लिखना, नया शोध होना, वो सब शुरू होता है। और इस सबाल्टर्न ने इस काम में बड़ी भूमिका निभाई, और उसका प्रभाव हम पूरी रचनात्मकता और रचनाधर्मिता पर बड़ी आसानी से देख सकते हैं। और सच में हम जब तक अपने युग की चेतना, अपने युग के डिस्कोर्स, विमर्शों से परिचित नहीं होंगे, तब तक हम खुद एक पाठक के रूप में, एक आलोचक के रूप में, एक रचनाकार के रूप में अपना विकास भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये सब समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साहित्य में भी या लेखन में भी बहुत सारे लेयर चलते हैं, है ना। अब आप की चेतना या हमारी चेतना किस प्रकार के लेयर के साथ अपने आप को शूट करती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप महादेव वर्मा को पसंद करते हैं, निराला को पसंद करते हैं, प्रसाद को पसंद करते हैं, केदारनाथ सिंह को पसंद करते हैं, कुंवर नारायण को पसंद करते हैं, टी.एस. इलियट को करते हैं, अज्ञे को करते हैं, प्रेमचंद को करते हैं, किस प्रकार के रचनाकार को पसंद करते हैं, इससे भी पता चलता है कि आपका लेवल क्या है। मुक्तिबोध को पसंद करते हैं, उससे पता चलता है कि आपकी सोच क्या है, आप किस प्रकार की रचनात्मकता से अपने आप को जोड़ रहे हैं, और आप अपने अंदर आप खुद एक द्वंद्व में उलझे हुए हैं। तो गुप्त जी के साथ राष्ट्रीय चेतना, नैतिकता और स्त्री के तमाम सवाल थे, जो उन्होंने बाकायदा बड़ी अच्छे से अपनी रचनात्मकता में डील किए। और सच में गुप्त जी को पढ़ना चाहिए, वहाँ से कुछ न कुछ पाठक लेकर ही आएगा, परीक्षा के लिहाज से भी, और बाकी साहित्य लेखन के लिहाज से भी, और समझने के लिहाज से भी। तो बाकी निर्णय आपको करना है, क्या कैसे करना है, हम सिर्फ बता सकते हैं। और शब्बा खैर, खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए और मुस्कुराते रहिए। और हमारे चैनल पर आइए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी सवाल है पूछिए, हम जवाब देंगे। और हम चाहते हैं कि पूरी सीरीज चलाएं, ताकि आप साहित्य और समाज के इस अंतर्द्वंद को समझ करके आधुनिक समाज की विडंबना और वास्तविकता को समझने में बड़ी आपको मदद मिले। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए।